हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोग के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जैसा कि लास्ट वीडियो से कंटिन्यू चला आ रहा है मेडवल सिस्टम में हम लोग खिलजी वंश से स्टार्ट करेंगे। खिलजी वंश पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज की वीडियो में सीधे हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उसके जीवन के बारे में क्या क्या फैक्ट्स थे, स्टार्टिंग लेवल पे खिलजी वंश पे क्या क्या बदलाव आया, किस तरह की सत्ता में परिवर्तन होता है, वंशवाद की क्रांति कहा जाता है, इन सभी फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। मतलब आज का वीडियो जो होगा वो खिलजी वंश की स्टार्टिंग वीडियो है और उसमें हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में चर्चाएँ करेंगे। थोड़ा सा अलाउद्दीन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि अलाउद्दीन के बारे में क्या क्या था, क्या उसके मोटिव थे, किस तरह उसने अपने मोटिव को परफॉर्म करने की कोशिश की, फुलफिल करने की कोशिश की। ठीक, तो उसके पहले जो नए व्यूअर्स हैं, नए दर्शक, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पे हम लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नई सीरीज टाइप की स्टार्ट की है, ये हर वीडियो में मैं भारतीय संविधान या और अदर टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे रिलेटेड आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और कई व्यूअर्स आंसर देते हैं, जिसमें मिस्टर अंजनी त्रिपाठी, उन्होंने कई बार मेरे क्वेश्चन के बिल्कुल सही राइट आंसर दिए हैं, तो उनका बहुत बहुत बधाई हो। उनकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल पे है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन लगभग डीप लेवल पे पूछता हूँ, तो उनके भी आंसर वो देते हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज के वीडियो में उन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हुए नए क्वेश्चन करेंगे और आज का एक ट्रिक भी है कि इसी जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसी में से आज की वीडियो के 2 क्वेश्चन निकलेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो उसका आंसर है, बिल्कुल सही बताया था आपने, 300A में, आर्टिकल 300A में है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन था कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा, हृदय या उनकी द पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना है, तो आर्टिकल 32, जिसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोनों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसको समझने से पहले, इसको अगर साधारण भाषा में आप समझें तो पहले आप मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर समझ लीजिए। जो फंडामेंटल राइट होते हैं और जो क्या लीगल राइट होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, उनका अंतर क्या होता है। सिंपल भाषा में समझेंगे हम लोग, कानूनी भाषा में ना समझ के सिंपल भाषा में समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स का देखिए, फंडामेंटल वे अधिकार होते हैं जिनका उल्लंघन पर आपको ज्यों का त्यों उस पर अप्लाई करा दिया जाता है। ठीक है, ज्यों का त्यों मतलब आपको समझिए, सपोज करिए आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों का प्रावधान है, उसमें यह बताया गया कि सरकारी नौकरियों में किसी तरह की आपके साथ किसी तरह अनइक्वलिटी नहीं हो सकती, मतलब लोक नियोजन में समान अवसर की समानता का अधिकार ये बताया गया है सरकारी नौकरियों में। और सपोज करिए कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक, तो अगर आपके साथ किसी भी तरह की असमानता का बर्ताव किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है, तो आप कोर्ट की शरण लेंगे, तो कोर्ट आपको सरकारी नौकरी ही दिलवाएगा, उसके कंपनसेशन में कुछ नहीं करवाएगा। मतलब जिस चीज़ का नुकसान हुआ है, जो आपका लॉस हुआ है, वही आपको वापस करवाएगा। लेकिन लीगल राइट्स में ऐसा नहीं होता है। लीगल राइट्स में ऐसा होता है यदि किसी चीज़ का आपको नुकसान हो गया, उस कानून का उल्लंघन हो गया, तो उसका कंपनसेशन आपको दिलवा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके भूमि का अधिग्रहण कर लेती है गवर्नमेंट, तो भूमि का अधिग्रहण कर लेने पर आपको कंपनसेशन दिलाया जाता है, उसका आपको भूमि वापस नहीं की जाती। इसीलिए देखिए, संपत्ति का अधिकार यही था, पहले फंडामेंटल राइट था, पहला मैंने फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, ये फंडामेंटल राइट था। लेकिन सरकार के पास यही दिक्कत आने लगी कि यदि किसी की भूमि है, उसका हमें अधिग्रहण करना है, जनरल रेलवे ट्रैक बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाना है, कुछ बनाना है, हाईवेज बनाना है, तो उसका अधिग्रहण करना है, तो ये तो उसका फंडामेंटल राइट है, हम उससे भूमि ले ही नहीं सकते, नहीं तो वो कोर्ट चला जाएगा और हमको उसकी भूमि वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जनता दल की सरकार थी उस समय, उसमें इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट हटाकर आर्टिकल 31 से इसमें ए में ऐड कर दिया गया, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसमें ये हो गया कि अगर भूमि का अधिग्रहण हो तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। और डिटेल में चर्चा करनी हो तो आप लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद अब जो है दूसरा पॉइंट है कि कौन सा, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या है, का अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता यही आर्टिकल है। मतलब संविधान, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आपको न्यायपालिका में शरण मांगना भी एक मौलिक अधिकार है। यानी कि यदि आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में शरण मांग सकते हैं, तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, इसका भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपका कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो आप न्यायपालिका में जाते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आर्टिकल 32। लेकिन देखिए एक सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए, आर्टिकल 226 में भी आप सुप्रीम कोर्ट ना जाकर के हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि यदि आपको इससे यहाँ से हाई कोर्ट से आपको प्रॉपर न्याय मिल रहा है तो पहले आप हाई कोर्ट ही जाइए और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके देखिए 3 पार्ट हैं, आर्टिकल 32A 1, 2, 3 एंड 4। ये मैं गलत लिख गया। अब पहले में क्या है, पहले में यह है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। थर्ड में क्या है, संसद को ये अधिकार है कि ये रिट जारी करने का अधिकार या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ये फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के संबंध में सुनवाई का अधिकार किसी अन्य कोर्ट को भी दे सकती है। ठीक, फोर्थ में ये प्रोविज़न है कि आपातकाल में ये राइट सस्पेंड किया जा सकता है, इमरजेंसी के दौरान ये राइट सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है? क्या मौलिक अधिकारों को निलंबन के, हाँ, इसका आंसर है हाँ। आपातकाल परिस्थितियों में राष्ट्रपति 359 आर्टिकल 359 के तहत मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं। सिर्फ 2 मौलिक अधिकार बचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से ओपन होता है, वे कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं? ठीक है, आई थिंक, चलिए इस क्वेश्चन को मैं खुद ही डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को ना बताइए, आप एक और क्वेश्चन बताइए, किस आर्टिकल में आरक्षण से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं? किस आर्टिकल में आरक्षण से संबंधित प्रावधान बताए गए, वो भी सरकारी नौकरी में आरक्षण से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं? किस आर्टिकल? आप बस आर्टिकल का नाम बताइए, उसके सब आर्टिकल्स के बारे में मत बताइए। पहला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं? सिर्फ आर्टिकल बताना है, आपको सब आर्टिकल्स नहीं बताने। ठीक, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन है त्रिपाठी जी के लेवल का, तो उसको आप खुद शॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। ये देखिए रिट, अब देखिए ये रिट में कोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी करता है, उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम बताइए मुझे। ठीक है, अमूमन एग्जाम में, अब जो रिसेंटली एग्जाम मैंने देखे हैं, उसको पेपर डिस्कस किए हैं, उसमें हिंदी वर्जन ना देकर के इंग्लिश वर्जन देते हैं। हिंदी के पेपर में भी उसका इंग्लिश वर्जन में नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सरकारी नौकरी में आरक्षण से संबंध में किस आर्टिकल में प्रावधान दिए गए? पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 332 के तहत कुछ रिट्स जारी करता है, उन रिट्स के कौन से नाम हैं? नाम बताइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक, एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन और एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। तो उम्मीद करूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे, और जो स्टूडेंट सबसे प्रॉपर आंसर होगा उसका मैं नाम भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अपने रेगुलर वीडियो में, जहां हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पे स्टार्ट करेंगे, खिलजी वंश का। तो चलिए हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट लाइन। चलिए अब हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा लास्ट वीडियो हम लोग चर्चा कर चुके थे कि
जैसे जैसे बलबन के बाद क्याकुबाद फिर क्यूमर्स आते हैं और गुलाम वंश का अंत हो जाता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने क्यूमर्स की हत्या करके कुछ सत्ता बैठता है। एक वंश के बाद दूसरे वंश का उदय होता है और खिलजी वंश की नींव पड़ती है। तो खिलजी वंश रहा वो 1290 से लेके 1320 सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तक रहा, लगभग 30 वर्षों तक। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे छोटा वंश रहा वो खिलजी वंश रहा और 4 शासकों पर ही इसने शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन, दूसरा शासक था अलाउद्दीन, फिर कुतुबुद्दीन जिसे मुबारक शाह भी हम लोग कहते हैं, कुतुबुद्दीन, और फोर्थ वन था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इन 4 शासकों ने ही शासन किया, लेकिन चारों में द मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक रहा अलाउद्दीन खिलजी, जिसको आप लोग पद्मावत मूवी में देख चुके हैं, कैरेक्टर कैसा था। तो काफ़ी, लेकिन उस कैरेक्टर से कुछ बातें हम लोग कोलेट करने की कोशिश करेंगे, पूरा नहीं कोलेट करके कुछ बातें उससे कोलेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था कि मूवीज़ में अमूमन कुछ खास नहीं दिखाया जाता, जो रियलिटी बेस है, जो एनसीईआरटी जो आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। 90% फेक होता है, 10% के आसपास ही कोलेट होता है। तो उन सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसको हम लोग अभी तक जलालुद्दीन खिलजी कहेंगे। शासन के सत्ता सुल्तान बनने के बाद उसका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पड़ता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खिलजी कौन थे। तो देखिए, खिलजी मूल रूप से अफगानिस्तान के किसी एरिया में रहते थे, अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहते थे। तो कई टाइम से वो वहाँ रह रहे थे। तो वहाँ पे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, परंपरा जो थी वो अफगानी टाइप की हो गई थी। अफगानी टाइप की उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, चाल चलन, वो सब अफगानी हो गए थे। तो जब ये दिल्ली में आए ना, तो लोग जो दिल्ली के अमीर थे, जो दिल्ली के लोग रहते थे, वो इनको अफगानी समझने लगे, इनको अफगानी समझते थे। इसीलिए इनको गैर तुर्की समझते थे कि तुर्की है नहीं ये, और इसीलिए इनसे घृणा करते थे, अफगानियों को पसंद नहीं करते। जबकि ये मूल रूप से तुर्की ही थे, खिलजी मूल रूप से तुर्की ही थे, लेकिन अफगानिस्तान में रहने का इनको अफगानी परंपरा से प्रभावित हो गया और उनकी का बॉडी लैंग्वेज इनकी अफगानी हो गई, जिसके कारण ये अफगानी लगने लगा। और इसीलिए दिल्ली की जो जनता थी, दिल्ली के जो अमीर थे, जो दिल्ली के अमीर थे, दरबारी थे, सब अफगानी को इसीलिए पसंद नहीं करते थे, मतलब खिलजियों को पसंद नहीं करते थे। खिलजियों को इसीलिए पसंद नहीं करते थे, मानते थे वो गैर तुर्की है। और आगे चलते हैं। अब देखिए, खिलजी बन तो गए, सुल्तान बन गए, लेकिन दिल्ली की इनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी वो समर्थन ना मिलने वाली पर हम लोग जलालुद्दीन पर चर्चा करेंगे। इस समय दिल्ली में एक नई बात है, जो खिलजी वंश आप पढ़ेंगे, जैसे बलबन के क्यूमर्स के मृत्यु के बाद, जब बलबन के मृत्यु के बाद एक बात नोटिस करिए, जिसके पास पावर है वही सत्ता में है। तो एक बात कहिए, पूरे खिलजी वंश पढ़ने के बाद आप एक बात रियलाइज करेंगे कि खिलजियों ने एक नई कस्टम के इजाद किया था, नया कस्टम। उसने उनके कस्टम में ये नहीं चल रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास सत्ता संभालने, जिसके हाथों में सत्ता संभालने की ताकत होगी, वही सुल्तान बनेगा। तो एक मूवी जैसे जिसको मैंने बोला है, पद्मावत मूवी का रेफरेंस लेते हुए चलेंगे, तो एक अलाउद्दीन खिलजी का डायलॉग भी होता है कि सुल्तान बनने के लिए इरादा और गर्दन दोनों मजबूत होने चाहिए। बस यही बात यहाँ पे खिलजी वंश में अप्लाई होती है। ये बात देखिएगा, नोटिस करिएगा कि यही बात पूरी दिल्ली सल्तनत में सिर्फ खिलजी वंश में अप्लाई होती है कि जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास सेना समर्थन होगा, वही सुल्तान बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, राजा का बेटा। अब यहाँ एक वंशवाद की क्रांति खत्म, वंशवाद का जो एक क्रोनोलॉजिकल व्यू है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कि किस वंश में वंशवाद के अलावा प्रतिभा को अधिक महत्व दिया गया? खिलजी वंश में प्रतिभा को महत्व दिया गया, ना कि प्रतिभा और ताकत को महत्व दिया गया, ना कि एक अपने वंश को। ओके,
तो इस बार आपको समझ में आया, खिलजी मूल रूप से तुर्की थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज अफगानी होने के कारण वो गैर तुर्की समझे जाने लगे। मूल रूप से वो तुर्की ही थे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, टाइम पीरियड रहा लगभग 6 साल तक शासन किया इसने, 90 से 96, 1290 से 1296 तक। ओके, अब देखिए इसकी शुरुआत से स्टार्टिंग लेते हैं। इल्तुतमिश के टाइम जलालुद्दीन का परिवार आके दिल्ली सल्तनत में बसता है, ठीक, और इल्तुतमिश के जहाँ नौकरी कर लेता है। लेकिन बलबन का पीरियड आते हैं, जब बलबन का टाइम आता है तभी ये जलालुद्दीन फिरोज का थोड़ा सा हाईलाइट होता है। और बलबन के टाइम में जलालुद्दीन को ये कहा जाता है पश्चिमोत्तर सीमा की जो सबसे सेंसिटिव सीमा रही है, पश्चिमोत्तर सीमा की रखवाली के लिए बलबन नियुक्त कर देता है। बलबन नियुक्त कर दिया इसने, और इसने काफ़ी हद तक काफ़ी प्रतिभा थी ही, और बलबन के जो ऑर्डर मिला था उसमें उसने मंगोलों के आक्रमण को रोके रखा। पूरा काम अपने भोकाल मतलब बना के रखा था वहाँ पर। और इस सीमा में मैंने बताया ना, जैसे ये सीमा है, अगर ये सीमा पश्चिमोत्तर सीमा में भारत में इसने कंट्रोल करके पूरी तरह नियंत्रित रखा था, ठीक है। अब देखिए बलबन को यहाँ से इसकी प्रतिभा का एहसास होने लगा, लेकिन धीरे जब इसका राजनीतिक उत्कर्ष हुआ वो कैकूबाद और क्यूमर्स के टाइम हुआ। कैकूबाद और क्यूमर्स के टाइम, बलबन के बाद, क्योंकि कैकूबाद की कहानी आपने पढ़ी, थोड़ा से ये ड्रिंक किया करते थे, तो इनके पिता बुगरा खान ने इनको समझाया था, तो कुछ दिनों तक इन्होंने मतलब ड्रिंक को छोड़कर निजामुद्दीन को मरवा दिया था। निजामुद्दीन जो इनको मतलब शासन के हस्तक्षेप कर रहा था, निजामुद्दीन उसको मरवा दिया था। तो निजामुद्दीन के बाद ही थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, कैकूबाद को जब बुगरा खान ने समझाया था कि आपके दरबार में निजामुद्दीन जैसे लोग आपको शासन की नीतियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आपको पूरी तरह से शासन नहीं करने दे रहे हैं, अपने पिता द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कैकूबाद ने कुछ दिनों के लिए शराब छोड़ी और निजामुद्दीन को विष दे के मरवाया। अब निजामुद्दीन की जगह पर जलालुद्दीन फिरोज को आरिज ए मुबलिक मतलब शिला मंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक। इसीलिए कैकूबाद के टाइम पर इसका उत्कर्ष हुआ। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसने कैकूबाद को भी मारा, क्यूमर्स को भी मारा और खुद सुल्तान बन गया। यहाँ पे जलालुद्दीन खुद सुल्तान बन गया। 1990 में। ये सब हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं इतना। अब 1990 में सुल्तान बन गया। अब यहाँ से असली पिक्चर शुरू होती है। सुल्तान तो बन गया, लेकिन इसके बाद देखिए 3 कमियां हैं। कमियां क्या हैं? पहली बात, दिल्ली की जनता इसको गैर तुर्क मानती है, ठीक, गैर तुर्क समझ रही है, तो समर्थन नहीं प्राप्त है। दूसरा क्या है, ओल्ड हो गया, अब लगभग 70 ईयर्स ओल्ड है, बूढ़ा हो गया। दूसरी बात, इसकी जो पॉलिसी थी बहुत खराब। पॉलिसी पे तो हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी जो पॉलिसी तो बहुत लिबरली उदारवादी थी, उदारवादी वो सहनशीलता वाली थी। इसके कारण एक निरंकुशता की, वो कहा जाए एक हताशा की भावना बोला जाए तो शासन में आने लगी। देखिए 1290 में इसका राज्याभिषेक कर लिया इसने सुल्तान बनके, लेकिन दिल्ली की जनता के प्रति ये अभी तक विश्वास नहीं जीत पाया था। लेकिन तो इसीलिए ये लगभग 1 साल तक दिल्ली के सिंहासन में, बलबन वाले सिंहासन में बैठा ही नहीं है, वहाँ गया ही नहीं उस महल में, क्योंकि उसको लगता कहीं दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की जनता विद्रोह कर देगी तो हमको मार देगी। तो इसलिए ये लगभग किला खेरी का ही महल है, वहीं पर 1 साल तक व्यतीत करता है। धीरे धीरे अब देखिए गलती कहाँ हो गई इससे। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। चुनाव टाइम आता है, हर पार्टी के समर्थक पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। इसी प्रचार प्रसार में कि संबंधित पार्टी का सरकार बनेगी तो हमको मंत्री पद मिलेंगे, अच्छा पद मिलेगा, हमारे भी कैरियर सेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया।
यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया। देखिए सुल्तान की नीति क्या रही, सुल्तान की नीति क्या रही, वो सबको खुश करने के बाद सबको खुश करने की नीति चली। सबको खुश करने की नीति में मतलब दिल्ली की जनता को भी खुश करना है हमको, जो दिल्ली में पूर्ण अमीर हैं उनको भी खुश करना है, अपने अनुयायियों को खुश करना है, सबको खुश करने के लिए। लेकिन इसी चक्कर में क्या हो जाता है, देखिए 3 पॉइंट देखते हैं। दिल्ली की जनता नाराज है तो उनके लिए इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा कुछ मतलब निरंकुशता की नीति ना अपना के, निरंकुशता की नीति को छोड़कर इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसी भी मामले में जल्दी इंटरफियर नहीं करते थे, ओके, और हस्तक्षेप नहीं करे कि आक्रमण नहीं, हस्तक्षेप की नीति भी अपना ली, और सहनशीलता उदारवादी इस तरह की नीतियाँ उन्होंने अपनाई, सहनशीलता उदारवादी की नीति अपनाई। इससे क्या, इससे दिक्कत हो गई, दिल्ली में क्राइम बढ़ने लगा। जब जनता को शासन का डर नहीं रहेगा तो क्राइम तो बढ़ेगा ही, दूसरी बात, पहली बात ये। दूसरी बात, उससे क्या हुआ, क्राइम बढ़ने के साथ साथ लोगों में सुल्तान के प्रति डर भी नहीं रहा। डर नहीं रहने के कारण डर खत्म होने लगा। अब ये स्थिति खराब होने लगी, स्थिति खराब होने लगी। अब देखिए दूसरी बात क्या हुई, अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा स्थिति क्या हुई, इसने क्या किया जलालुद्दीन ने, जो उसके पूर्व में ही तुर्की अमीर थे, तुर्की अमीर जो पद दरबार में थे, जो दरबारी थे, दरबार में थे, उनके पद उनको यथावत पद पे बने रहने दिया। ठीक, जब सरकार बनती है तो मंत्री भी चेंज होते हैं, लेकिन इसने क्या किया, सुल्तान तो चेंज हुआ लेकिन मंत्री नहीं चेंज हुए, है ना। इससे दरबार में क्या हुआ, इन अमीरों को लगने लगा कि सुल्तान उससे डरते हैं, सुल्तान डरते हैं कहीं अटक कर कहीं युद्ध ना होने लगे या फिर किसी तरह का विद्रोह ना शुरू हो जाए। अमीरों के मन में ये था, और सुल्तान क्या इनको खुश करना चाहते थे। इसका तीसरा इफेक्ट देखिए क्या हुआ, अब सुल्तान के जो समर्थक थे, अनुयायी थे, उनमें असंतोष आने लगा, असंतोष आने लगा। उनको लगता था जैसे उनको लगता था कि चुनाव होगा, पार्टी का सरकार बनेगी तो हमको मंत्री पद मिलेगा, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। तो इसमें इनको होने लगा असंतोष, ये सुल्तान की दुर्बलताओं को उनको कमजोरी समझने लगे। इससे क्या हुआ, एक संगठन हो गया इनके अगेंस्ट संगठन बनने लगा, और संगठन को जो लीड कर रहा था वो कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी इस संगठन का हेड बना। कितनी बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, तुर्की भी करने लगे तो तुर्की भी अंदर ही अंदर षड्यंत्र चलने को सुल्तान को रिप्लेस करके ताजुद्दीन को सुल्तान बनाने की कोशिश करने लगे। इधर क्राइम बढ़ रहा था, क्राइम बढ़ने के कारण क्या हुआ, सुल्तान ये भूल गया था कि बलबन, इल्तुतमिश सबने तलवार के दर पे शासन किया था, तलवार के दम पे शासन किया था, और उस शासन को तलवार के दम पर ही कंट्रोल किया जा सकता है, उदारवादी नीतियों के द्वारा नहीं। ये गलती कर बैठा जलालुद्दीन। इन 3 नीतियों का क्या हुआ रिजल्ट में, और एक चौथा भी कर दिया। ठीक है, अब भाई तुम किसी को कुछ ना देते तो चल जाता, लेकिन अपने आदमियों को तुमने सब कुछ दिया। अब देखिए इनके एक पुत्र थे खाने खाना, ठीक है, खाने खाना था, एक पुत्र था अरकली खां, अरकली खां ऐसे कुछ नाम था इसका, मुझे कंफर्म नहीं है, अरकली खां। एक पुत्र था कद्र खां। इनको उपाधियाँ देते हुए अच्छे अच्छे पद दे दिए, अच्छे पद दिए, उपाधियाँ थी। भैया अपने पुत्रों का तो कैरियर सेट कर दिया। फिर क्या हुआ, अपने भाई का भी कैरियर, यग्रश खां को भी कैरियर सेट कर दिया, उसे आईने मुमलिक बने सेना मंत्री की नियुक्ति कर दी। ठीक है, अब बेटों का भी कैरियर सेट हो गया, भाई का भी कैरियर सेट हो गया। अब दामाद और भतीजे, क्योंकि अलाउद्दीन, देखिए अलाउद्दीन के 3 भाई थे, लेकिन 2 ही भाइयों का नाम अमूमन बुक्स में लिखा रहता है, अलाउद्दीन खिलजी और अल्मास बेग, जिसे उल्लेख खां, हाँ उल्लेख खां या उल्लेख खां ही बोलते हैं, उल्लेख खां, अल्मास बेग,
जिसे उल्लेख खां की उपाधि दी गई थी। तो इन दोनों को से जलालुद्दीन ने अपनी पुत्रियों की शादी करवाई थी, एक से एक ही से नहीं करवाई थी, एक पुत्र से विवाह से, और एक पुत्र, तो दोनों दामाद भी थे और दोनों भतीजे भी थे। तो इनको भी अच्छे अच्छे सूबेदारी दे दी गई, इसको कड़ा की सूबेदारी दे दी। तो मतलब बेटों का भी करियर सेट, भाई का भी और दामादों का भी, लेकिन बाकी सो अनुयायी तो उनको कुछ मिला ही नहीं। तो अब विद्रोह की भावना तो आने लगी। तो देखिए तीनों कारण खराब हो रहे हैं। दिल्ली की जनता अगेंस्ट में आ रही है, वो तो शासन कुछ करता है, सुल्तान से हम डरते ही नहीं है। तीसरा, जो अमीर थे जिनको उसने शरण दे रखी थी वो उसके ताजुद्दीन को बैठाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, समर्थक अगेंस्ट आ गए थे। फोर्थ क्या था कि जिसको उसको पनाह दे रखी थी अलाउद्दीन खिलजी, वो उसके लीडर का हेड कर रहा था। ये शासक नीतियाँ उसके सामने आ रही थी। और असल में देखिए, असल में बात ये नहीं थी कि वो किसी से डर रहा था, असल में बात ये कहीं नहीं आती है कि वो डर रहा था इसलिए उदारता और सहनशीलता नीति आती थी। वो चाहता था कि एक समन्वय और संगठन की नीति अप्लाई की जाए, किसी तरह का विद्रोह ना हो, है ना। उसने सभी को, भारतीयों को भी उच्च पद पर आसीन करने की कोशिश की। गैर तुर्की, पहला ऐसा इतिहास में पहला ऐसा सुल्तान रहा है जिसने प्रतिभा के आधार पर नियुक्तियां दी हैं। मैंने बता दी, प्रतिभा के आधार पर सुल्तान बने हैं और प्रतिभा के आधार पर ही नियुक्तियां मिल रही हैं। ये पहला ऐसा सुल्तान रहा है जिसने गैर तुर्की, भारतीय, तुर्की सबको उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ दी। ठीक, अब इसकी जो ये डिफेंसिव पॉलिसी आ रही थी, इस पर एक राइटर्स लिखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज की नीति यह थी कि वह एक चींटी को मारने पर भी विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, एक चींटी को भी मारने की नीति पर विश्वास नहीं रखता था। मतलब कुल मिला के पूरा ही नॉन वायलेंट हो गया था। ठीक, ये सेंटेंस अतिशयोक्त है, हाइपर कर दिया गया इस सेंटेंस को, क्योंकि ये चींटी को ना मारने की नीति पर विश्वास करना भी कहीं ना कहीं गलत है। कभी अभी हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा वायलेंट भी हुआ है, कहीं कहीं काफ़ी हद तक वायलेंट, क्योंकि एक आदमी जिसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया हो, जिसने मंगोल जैसे खूंखार जाति के लोगों को कंट्रोल कर रखा हो, उनको अपनी संधि करने में विवश कर दिया हो, ऐसा सैनिक अचानक से कैसे डिफेंसिव पॉलिसी में आ गया। इस तरह की सब पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब समरी के रूप में देख लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज बलबन के टाइम पे परिवार उसका एक उत्कर्ष होता है, कैकुबाद और क्यूमर्स को मार के सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने के बाद उसके 3 पॉलिसी सामने आ गई। दिल्ली की जनता को मनाए रखना, कंट्रोल रखना। दूसरा, अमीरों पर उनके पुरानी नियुक्ति पर पद दिया। तीसरा, अपने परिवार का कैरियर सेट कर दिया। फोर्थ, अनुयायियों पे उसका असंतोष आ गया। ठीक, तीनों पॉइंट पे अपोजिट में कुछ डायरेक्शन मिलने लगे, क्राइम बढ़ने लगा। दूसरा, तुर्क अमीर षड्यंत्र रचने लगे। तीसरा, समर्थक अगेंस्ट में आ गए और अलाउद्दीन उनका हेड करने लगा। फोर्थ, अपना परिवार तो उसने सेटल किया, लेकिन परिवार का ही एक आदमी अगेंस्ट में आ गया। अलमास बेग भी था, कहीं ना कहीं अलमास बेग था। तो जो अलमास बेग का कैरेक्टर रोल बनता है उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में इतना ही। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, चलेंगे उसी के आगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बन गया है और उसने अपनी नीतियों से परिचित हो गया है। इस तरह के अपने नीतियों का दिल्ली की जनता, उसके अपने अनुयायी, परिवार का कैरियर सेट हो गया। अमीर उसके अगेंस्ट शासन, वो क्या षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग चलेंगे उसके आगे, जीवन में उसके साथ क्या हुआ। देखिए, उदारता की नीति ही उसके पतन का कारण बनी थी। उसके जो सब पर विश्वास कर लेता था, सबको खुश करने की जो पॉलिसी थी, ये इसके पतन का कारण बनी। अब देखिए धीरे धीरे असंतोष की भावना कैसे जन्म ले रही है दिल्ली में। पहले तो देखिए दिल्ली में असंतोष की भावना कैसे जन्म, जो रिजल्ट आया, मैंने कहा था क्राइम बढ़ जाएगा। जब दिल्ली में उसने थोड़ी सी उदारवादी पॉलिसी अपनाई, लिबरल पॉलिसी अपनाई, तो उससे दिल्ली की जनता में क्राइम तो बढ़ना ही था। क्राइम बढ़ने लगा तो एक कहा था ठगों का दमन। दिल्ली में एक डाकू क्राइम काफ़ी बढ़ने लगा था, तो उसने अपने गुप्तचर विभाग से कह के लगभग 1000 ठगों को पकड़ लिया था। 1000 ठगों को पकड़ लिया था। तो जब 1000 ठग उसके पास लाए गए तो उनसे भी बड़ी विनम्रता से, बहुत ही पोलाइटली उसके साथ डील किया गया। उनको कोई दंड ना दे करके उनसे नावों के द्वारा उनको बंगाल भेज दिया।
नावों के द्वारा उनको बंगाल भेज दिया। अब देखिए जनता में और उग्रता आ जाएगी, जब क्राइम करने पर पकड़े जाने को कोई सज़ा नहीं मिलती तो और क्राइम करो, ठीक। उससे दूसरा अपोजिशन क्या मिलता है, अमीर जो उसके दरबार थे वो तो फिर पर लगा के उड़ने लगेंगे कि हमारे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जब अपराधी जिस पर अपराध साबित हो चुका उसको कोई सज़ा नहीं मिल रही है तो हम तो राज दरबार ही बैठे, हमको कोई सज़ा मिलेगी। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, जनता में क्राइम बढ़ा, अमीर के भी काज स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। तीसरा क्या हुआ, गुप्तचर विभाग और उसके अनुयायी हतोत्साहित हो जाएंगे कि हम इतनी मेहनत करके पढ़ के ला रहे हैं, आप उनको छोड़ दे रहे हो, ठीक है। इसके कई सिम्टम्स देखने को मिले। दूसरा क्या आया, इसीलिए जो दो अमीर थे उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया और कहा कि सुल्तान को हटा के ताजुद्दीन को सुल्तान बना दिया जाए। और लेकिन ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चल जाती है। अब जब पता चल जाती है तो उसने क्या किया, षड्यंत्र को तो फेल कर ही दिया, साथ में जो अमीर थे इनकी चापलूसी और मीठी मीठी बातों में आ गया। और मीठी मीठी बातों में आके इनको मृत्युदंड ना दे करके बस 1 वर्ष का दरबार से सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक, 1 वर्ष। यही गलती अगर बलबन के टाइम किए होते तो इनको खूंटों पर ठुकवा दिया जाता, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज के कारण 1 वर्ष के लिए बस सस्पेंशन ही तो मिला। तो ये नीतियाँ उसकी कमज़ोर पड़ रही थी, कमज़ोर कर रही थी शासन को। तीसरा क्या, अब देखिए 2 तो इसकी उदारवादी हो गई। मैंने कहा कि पूर्ण रूप से उदारवादी नहीं था, कभी कभार दंड भी कस के दे दिए। अब देखिए इसमें दूसरी जो उदारवादी की नीति, तीसरा पॉइंट आ रहा है, उसमें ये कहा था कि हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा असहिष्णु इनटॉलरेंस की नीति अपनाई। जैसे जैन जगह है, वहाँ पे इसने मंदिरों को तोड़वा दिया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जैन में किस सुल्तान ने मंदिर को तोड़वाया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने तोड़वाए थे। मंदिर को तोड़वा दिया था, मूर्ति तोड़वा दिया था। तो हिंदुओं के प्रति थोड़ी सी इंटॉलरेंस या असहिष्णुता की नीति को बढ़ावा दिया गया। इसने यहाँ पे बताया गया कि हिंदुओं के प्रति उसका रवैया ठीक ना रहा। इसी तरह 3rd पॉइंट में आता है, एक सिद्दी मौला का केस आता है। सिद्दी मौला का केस आता है सामने। ये कौन था, ये एक कहा जाए फकीर था। इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। ये एक फकीर था, यह बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति का इंसान था। लोग इसे शांति का पुजारी कहते थे, शांति और ये खानका मतलब एक भंडारा टाइप का चलाता था, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग खाना खाते थे प्रतिदिन। और सुल्तान का पुत्र सबसे बड़ा को खाना खुद इनका अनुयायी था। राज दरबारी कई आते थे इनके पास खाना खाने, इनकी प्रवचन सुनने, और अनुयायी मतलब इनको फॉलो किया करते थे। ओके, तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि सिद्दी मौला और प्लस जिसके 2 हिंदू अधिकारी जो कोतवाल थे, इन्होंने मिलकर एक सुल्तान के अगेंस्ट षड्यंत्र रचा है कि सुल्तान ये सिद्दी मौला को सुल्तान बना दिया जाएगा और जलालुद्दीन फिरोज को मारकर इसको सुल्तान बना देंगे। जब जलालुद्दीन फिरोज को ये बात पता चलती है तो इन तीनों को मरवा देता है, मृत्युदंड दे देता। इसीलिए कहा जाता है कि एक ऐसा वाक्य जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जीवन में आता है जब उसने अपराधी का अपराध साबित हुए बिना ही उसको मृत्युदंड दे दिया, जबकि यहाँ इन दोनों केसों में उसके अपराध साबित हो गए थे तो भी उनको कुछ नहीं किया, लेकिन इस केस में उसने तीनों को मृत्युदंड दे दिया। अब यहाँ पर देखिए सिद्दी मौला, ये एक शांति का पुजारी कहा गया था। तो बताते हैं इसने बहुत बेरहमी, जलालुद्दीन फिरोज ने बहुत बेरहमी से मारा था कि इसके शरीर को कई बार छुरों से काटा और अंत में उसको एक छुरा भोंक दिया था और फिर उसकी डेड बॉडी को या उसकी बॉडी को हाथियों से कुचलवा दिया था। ठीक है, ये सिद्दी मौला को इस तरह बहुत ही क्रूरता से या ब्रूटैलिटी से उसको मारा था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसके पुत्र खाना के बाद मृत्यु हो जाती है। लोग कहते हैं कि एक फ़कीर की मृत्यु होने के बाद इसके सिम्टम्स क्या आते हैं कि खाना की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या होता है, मृत्यु के बाद इतने आंधी तूफान आता है और आंधी तूफान आया, अनावृष्टि मतलब बिल्कुल सूखा पड़ गया तो लोगों ने कहा कि एक फ़कीर के मृत्यु हो जाने के कारण उसका श्राप लगा है, जिसके कारण इतनी सूखा पड़ के इतनी दुर्भिक्षा या भुखमरी फैल गई है हमारे समाज में। तो इस भुखमरी को फैलने के कारण ही कहा जाए कि एक जीतल पर सेर अनाज का
अनाज का रेट 1 जीतर पर शेर तक पहुंच गया। कुल मिला के ये कहना कहता है कि जो सिद्दी मौला की मृत्यु हुई है, ये एक फ़कीर की मृत्यु हुई है और एक निर्दोष फ़कीर की मृत्यु हुई है, जिसके कारण समाज में असंतोष फैल गया है और ईश्वर हमको इस बात का दंड दे रहा है। ठीक, खाना की भी मृत्यु हो जाती है, आंधी तूफान आते हैं, सूखा फैल जाता है, जिसके कारण स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लोगों ने कहा कि एक फ़कीर की मृत्यु का श्राप हमारे समाज को लगा है। ओके, तो ऐसा वाकया, ऐसा सुल्तान। अब देखिए दूसरा, अभी तो मैंने एग्रेसिव नीति का एक पॉइंट बताया, अब एक और पॉइंट देखिए 4 नंबर पे। इसने शुरुआत से ही मंगोलों को पूरी तरह कंट्रोल में करके रखा था। जब ये सैन्य पश्चिमोत्तर सीमा पर तैनात था तब मंगोल के आक्रमण को पीछे ढकेला, और जब इसके शासनकाल में मंगोल के आक्रमण हुआ था, जब मंगोल का आक्रमण होता तो उसको पूरी तरह कंट्रोल किया। पहली बार फर्स्ट टाइम तो मंगोलों को हरा दिया था, ठीक है। दूसरी बार जब हराया तो उनको संधि करने पर मजबूर कर दिया, जब संधि हुई तो मंगोलों ने क्या किया कि 400 अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में बसे, ठीक है। 400 समर्थकों के साथ दिल्ली में बस गए। देखिएगा आप, जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बस गए, ठीक है, दिल्ली या दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बस गए, इन्हीं मंगोलों को नवीन मुसलमान या नया मुसलमान कहा जाता है, नवीन मुसलमान कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा कि नवीन मुसलमान किन्हें कहा जाता है, वो मूल रूप से मंगोल ही थे। तो देखिए, एक तरफ तो इतनी डिफेंसिव नीति और इस एक तरफ इतनी ऑफेंसिव नीति, दोनों तरफ पॉलिसी थी। तो इस बात ये समराइज होकर कहा जा सकता है कि ये जो उदारवादी, कोमल हृदय, सहनशीलता, हस्तक्षेप की नीति जो थी, ये सिर्फ एक दिखावा टाइप का था जलालुद्दीन फिरोज का, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि जनता में विद्रोह हो जाए। असल में वो काफ़ी क्रूर स्वभाव का था, ठीक। और आगे चलते हैं, अब मंगोलों पर अब थोड़ा सा मंगोलों के इनके जलालुद्दीन फिरोज के जीवन काल में जो आक्रमण हुए उन पर चल गए, जो सैन्य अभियान थे, वो समरी तौर पर हम लोग चलेंगे। देखिए, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, हर पॉइंट से एक कहानी जुड़ी हुई है, हर पॉइंट से कहानी जुड़ी हुई है। जैसे मैं सिद्दी मौला थोड़ा सा बताना जरूरी था तो मैं बता दिया, लेकिन हर पॉइंट से कहानी जुड़ी। अलाउद्दीन खिलजी जो अभियान में जाता है तो उसकी अगर मैं चाहूँ तो कहानी टाइप का पढ़ाता चलूँ, वीडियो लंबा भी होगा और कहानी से कोई मतलब नहीं है, आपको समरी पता होना चाहिए, इस युद्ध में कौन जीता था, कौन हारा था। जहाँ इंपॉर्टेंट होता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब और आगे चलते हैं। जो जलालुद्दीन फिरोज ने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही सैन्य अभियान किए, टोटल 4 थे, लेकिन उसने स्वयं जाकर 2 किए। 2 में अलाउद्दीन खिलजी को भेजते हैं, ठीक। 2 उसने खुद करते हैं और 2 में अलाउद्दीन खिलजी को खुद भेजा। तो पहला जो उसने खुद किए, जो फिर उसमें सिर्फ 2 ही थे। कौन सा था? पहला था रणथंभौर का और दूसरा था मंदौर का, ठीक। पहला था रणथंभौर का और दूसरा था मंडोर या मंदौर। ये था 1290 और ये आई थिंक था 1292, हो सकता है सन आगे पीछे हो जाए। तो रणथंभौर के बारे में पढ़ते हैं। रणथंभौर में देखिए, यहाँ पर चौहान शासकों का शासक था उस समय चौहान। तो यहाँ हमीर देव शासन करते थे। उसने काफ़ी हद तक चुनौतियाँ दे रहा था दिल्ली की सल्तनत को और काफ़ी पावरफुल भी इंसान भी धीरे धीरे बन गया था। तो रणथंभौर में दुर्ग किला काफ़ी सेफेस्ट कंडीशन का, तब अपने आप को सेफ कर लिया था, तभी सबको चुनौती देता कि आओ देख लें किसमें कितना दम है। तो इसी आधार पर उसने सबको दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी। तो जलालुद्दीन फिरोज बिल्कुल ताने बाने के साथ पहुँच गया उसके साथ युद्ध करने। लेकिन जब उसकी दुर्ग की सेफ्टी देखी तो यार कहते लगे ये तो मुश्किल है इसको हराना, ये इतनी सेफ्टी हम अंदर ही कैसे जाएंगे। तो कई दिनों तक वेट किया, जब हमें तो बाहर ना निकले तो वापस लौट गया, बिना लौटे ही वापस लौट गया था, बिना मतलब जीते ही युद्ध किए ही वापस लौट गया। और जब लौट गया और जब वहाँ जाके दरबार पहुँचे, कहते कि अपने दिल को सांत्वना देने के बोले कि मैं, देखिएगा सेंटेंस ध्यान सुनिएगा, मैं मुसलमान के प्रत्येक बाल की कीमत पर या मुसलमान के प्रत्येक बाल पर रणथंभौर जैसे सैकड़ों किले न्यौछावर कर सकता हूँ। या फिर एक सेंटेंस और देखिए अलग अलग राइटर ने थोड़ा सा 19-20 कर दिया। तो मैं मुसलमान के प्रत्येक बाल को
रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलो से ज़्यादा कीमती समझता हूँ। उसका कहने का मतलब ये था कि मैं रणथंभौर जैसे छोटे मोटे किले पे किसी मुसलमान को शहीद नहीं कर सकता, युद्ध में उसको झुक नहीं सकता। ठीक, ये सिर्फ आपने सांत्वना देने के लिए बोला था, ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ जीत नहीं पाए थे तो बोलेंगे क्या, अंगूर खट्टे हैं बोला जाता है। लेकिन मंडौर में राजपूत शासन था, तो यहाँ पर इसने, ये पहले कभी दिल्ली का अधीन हुआ करता था, लेकिन जब दिल्ली में संघर्ष चले थे तो आज़ाद हो गया था, इस पे उन्होंने जीत लिया था पूरी तरह, इसको अपनी दिल्ली का अधीन कर लिया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट रखिएगा। वो मुसलमान की बाल वाली बात याद रखिएगा, ये कई बार कोई एग्जाम में पूछ ली जाती है। लेकिन अब देखिए दो अभियान होते हैं अलाउद्दीन के टाइम में। पहले अलाउद्दीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। एक इसके दूसरे में अल्मास बेग जिसे उलेग खां भी कहा जाता है, साथ में दोनों करते थे, दोनों काम कर रहे थे। दोनों की जुगल जोड़ी ही थी, क्योंकि देखिएगा जब अलाउद्दीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे दोनों ने बिल्कुल जय वीरों की जोड़ी का रोल प्ले किया था। अलाउद्दीन फील्ड वर्क कर रहा था और ये मिनिस्ट्रियल वर्क कर रहा था, दोनों ने मिलकर जलालुद्दीन फिरोज को मारा था, ऐसे नहीं मारा था। तो अलाउद्दीन देखिए एक ऐसा कैरेक्टर था जो बहुत महत्वाकांक्षी था, अपने आप को हमेशा बेटर करने की कोशिश किया करता था, और ये ताकत सबके दिन में कॉम्पिटिटर्स के दिमाग में तो हमेशा होना चाहिए, और हर व्यक्ति के इंसान होना चाहिए कि हमेशा आप बेटर करने की कोशिश करें, जितनी अच्छी चीज़ कंडीशन आपके सामने आ जाए उससे और अच्छा पाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है अलाउद्दीन, लेकिन इसके रास्ते गलत हो गए थे। तो रास्ते क्या गलत हो गए? अब अलाउद्दीन खिलजी का मोटिव था, महत्वाकांक्षी था, विजय का महत्वाकांक्षी था, तो ये सुल्तान बनना चाहता था, और सुल्तान बनने के लिए इसके भाई ने इसको सजेशन किया कि धन की आवश्यकता है, क्योंकि धन जब तक आपके पास नहीं हो तब तक ना तो आप सेना कंट्रोल ना तो आपको सेना कंट्रोल कर पाएंगे, और ना ही आप सैनिक इकट्ठा कर पाएंगे, ना अस्त्र बना पाएंगे, और ना ही आपके कोई सुनेगा। जब तक कि आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो इसीलिए धन एकत्रित करना है। तो इसने सुल्तान के आगे से 2 सैन्य अभियान किए। पहला था भिलसा का, ठीक है, मालवा में है ये भिलसा, दूसरा है देवगिरी का सैन्य अभियान किया। देखिए दोनों सैन्य अभियान का मेन मोटिव था धन लूटना, किसी राज्य में अपना विस्तार ना करना, मेन मोटिव था लूटना। याद रखिएगा अलाउद्दीन ने जो सैन्य अभियान किए थे उसका मेन उद्देश्य उसको लूटना था, ना कि अपना राज्य का विस्तार करना। उससे राज्य से विस्तार से कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ लूटना था। तो अब देखिए भिलसा में अलाउद्दीन को एक बात याद रखिए, अलाउद्दीन को कड़ा की सूबेदारी दे रखी थी, कड़ा की सूबेदारी दे रखी थी, ठीक है, सुल्तान ने। अब देखिए इसको भिलसा में भेजता है, सुल्तान कहता है जाओ भिलसा को जीत के लाओ। तो ये भिलसा जाता है, वो मालवा में पड़ता है, वहाँ अटैक करता है और जीत लेता है। और संभवतः कुछ राइटर्स लिखते हैं संभवतः उसने उसी राजा के अंडर में रहने दिया, कोई संधि वंधि नहीं की, और सीधा उनको अंडर में रहने दिया। वो लेकिन लूट लाया, उसको पूरी तरह लूट लिया, बहुत सारा धन, अपार धन उसको मिला। अब जब लूट के आया तो इसमें सिर्फ एक भाग सुल्तान को दे दिया। एक भाग में ही सुल्तान इतने खुश हो गए कि खुशी खुशी में प्रमोशन करने के चक्कर में इसको अवध की भी सूबेदारी दे दी कि बहुत सारा धन तुमने हमारे लिए लूट के लाए हो, ये वो बता के बोले। लेकिन बाकी शेष भाग तो 90% तो अपने पास रखे हुए, सुल्तान अलाउद्दीन अपने पास सेफ रखे हुए। और यहाँ दरबार में उलेग खां बड़ी बड़ी लंबी फेंक रहे थे अलाउद्दीन के बारे में कि मेरा भाई इतना वीर है, देखो इतना बहादुर, इतना सारा लूट के लाया है, आपको समर्पित करना चाहता है। दरबार में उसके प्रति सुल्तान को अलाउद्दीन के प्रति काफ़ी मतलब पॉजिटिव वे में समझा रहा था, ठीक। अब देखिए यहाँ जब भिलसा जीत गया अलाउद्दीन, उसके बाद क्या हुआ? अब अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई, अब हमको और धन चाहिए, अब हमने चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया, अब हमको वर्ल्ड कप जीतना है। तो इसने क्या किया? इसने सुना था कि देवगिरी में बहुत संपन्न राज्य है, इसको लूटना चाहिए। लेकिन सुल्तान इसको लूटने की आज्ञा नहीं देगा, लूटने की तो आज्ञा कभी देगा ही नहीं। सुल्तान जीतने की आज्ञा देगा, लूटने की तो आज्ञा देगा नहीं। तो उसने सुल्तान से क्या किया? चंदेरी जाने कहा कि मैं चंदेरी को भी विजय प्राप्त करूंगा।
और सेना लेके चल पड़ा, लेकिन रास्ते में वो देवगिरी चल पड़ा। अब देखिए, अलाउद्दीन पहला शासक है हिंदू मुसलमान पहला हिंदू मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण में अटैक किया था। अलाउद्दीन पहला मुसलमान शासक है जिसने दक्षिण में अटैक किया था, दक्षिण में जाके अटैक किया था। अब देवगिरी जाता तो यहाँ रामचंद्र देव को शासक था। अब देखिए इसके बारे में कहानी जुड़ी है कि देवगिरी ना जाकर पहले पास के एरिया में जाके, पास के क्षेत्र में जाकर वो नौकरी करता है, फिर कुछ सही समय पाता है तो चंद्रदेव पे अटैक करता है। वो छोटी सी सेना लेके गया होता, ज़्यादा बड़ी सेना लेके गया नहीं होता है, तो अटैक करता है तो अफवाह फैला देता है कि दिल्ली से बहुत बड़ी सेना आ रही है। अब जब रामचंद्र देव युद्ध करते हैं, जब हताश हो जाते हैं तो संधि कर लेते हैं, और संधि करने के बाद रामचंद्र एक्चुअली इनकी सेना इनके पुत्र शंकर देव के साथ कहीं गई होती है। तो जब संधि करके सब कुछ लूट के अलाउद्दीन वापस लौट रहा होता है तो शंकर देव आ जाता है, दोनों फिर युद्ध करते हैं। लेकिन इतने में ही इसकी सेना अलाउद्दीन की सेना आ जाती है, और रामचंद्र को लगता है कि ये तो वही सेना जो दिल्ली से चली थी। वाकई में वो सेना नहीं थी, वो उसी की जो उस क्षेत्र में छुपी बैठी थी वो वही सेना होती है। रामचंद्र डर जाता है और उसको एक संधि फिर करनी पड़ती है। अब संधि में उसे अपने लगभग पूरे राज्य की संपत्ति देनी पड़ जाती है, पूरे राज्य की संपत्ति देनी पड़ जाती है, पूरी तरह से कंगाल कर देता है। यहाँ बेटे ने बाप को पूरी तरह से कंगाल कर दिया युद्ध करके। तो इस तरह अलाउद्दीन को बहुत संपत्ति मिलती है। और एक इतिहास का ऐसा भी लिखते हैं कि इस हार के रिजर्व में, हार के मतलब में राजा रामचंद्र देव अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर देते हैं। ऐसा कुछ इतिहास का लिखते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं बताया गया। तो यहाँ दो रणथंबोर, जहाँ मुसलमानों के एक बाल की कीमत के एवज में सैकड़ों रणथंबोर के किले निछावर करने की बात कहते हैं जलालुद्दीन फिरोज। मंडौर को जीत लेता है, फिर अलाउद्दीन कड़क भिलसा को जीतता है, ठीक, लेकिन देवगिरी को जीतता है। लेकिन जब देवगिरी को जीत के लाता है तो इसके बाद ही यहीं से पृष्ठभूमि तैयार होती है जलालुद्दीन की मृत्यु की, ठीक। जलालुद्दीन की मृत्यु की भूमि यहीं से तैयार होती है। तो इसके मृत्यु के बारे में और जलालुद्दीन के वैल्यूएशन, उसके जीवन के वैल्यूएशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों के लिए ये वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है, जिनकी शिकायत रहती है कि वीडियो काफ़ी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ से वो वीडियो ब्रेक कर दें और उसके बाद का वीडियो जो है उसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करें। ओके, तो मैं अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। स्टार्ट करते हैं। ये संभवतः आज की फाइनल स्लाइड होगी। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं, अलाउद्दीन ने देवगिरी में जीता, रामचंद्र देव के अगेंस्ट बहुत सारा आधार धन जीता। तो इसी से कहानी कोलेट होती है, यानी टॉपिक कोलेट होता है जलालुद्दीन की मृत्यु का, जिसको अलाउद्दीन धोखे से मार देता है। तो देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन, इसको मैं AL लिखता हूँ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन काफ़ी कुछ धन लूट लेता है और वहाँ कड़ा में आके जो जहाँ की सूबेदारी मिलती है यहाँ पर आके रुक जाता है। और अब यहाँ से रोल शुरू होता उल्लेख खां का, जो मिनिस्ट्रियल है, मतलब दरबार में है। वो क्या कहता है सुल्तान से कि अलाउद्दीन देवगिरी से बहुत सारा धन लूट कर आया है, बहुत ज़्यादा धन लूट कर लाया और कड़ा में रुक गया है, लेकिन वो आपके सामने उस धन को अर्पित करने से डर रहा है, क्योंकि उसने बिना परमिशन के देवगिरी लूटा था। चंदेरी की परमिशन लेके गया था, लेकिन तो इस बिना परमिशन के लिए आपसे डर रहा है, इसीलिए आपको वहाँ कड़ा बुलाया है। वहाँ कड़ा आइए, आपका स्वागत करेगा और आपको पूरा धन अर्पित कर देगा। लेकिन उसके दरबारी जो जलालुद्दीन फिरोज के अनुयायी थे वो उसको सावधान कर रहे थे कि अब अलाउद्दीन काफ़ी महत्वाकांक्षी है, वो आपको रिप्लेस करना चाहता है, खुद सुल्तान बनना चाहता है। लेकिन अपने अनुयायियों की बात को डिनाई करते हुए उल्लेख खां की बात, चापलूसी पर उसे विश्वास हो जाता है और थोड़े से सैनिक लेकर ही चल देता है अलाउद्दीन से मिलने के लिए। और जब अलाउद्दीन के पास मिलकर पहुंचता है, थोड़े से एक लंबी कहानी है कि अलाउद्दीन पहुंचता है, फिर सैनिक खड़े होते हैं, उनको देखकर शंका करते इतने सारे सैनिक वहाँ क्या कर रहे हैं। तो कहता है कि अलाउद्दीन आपके लिए भोज की तैयारी कर रहा है, उसके भोज की सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं कहीं। अब अगर आप इतनी सारी पूरी सेना लेके अलाउद्दीन से मिलने जाएंगे, अलाउद्दीन डर जाएगा कहीं मुझे मार ना दे, तो सुसाइड ना कर लें।
इस तक कई कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। लेकिन मैं समरी तौर पर बताया कि थोड़े से जलालुद्दीन थोड़े से सैनिक लेकर नदी पार करके कड़ा से मिलने पहुंचते हैं, कड़ा में अलाउद्दीन से मिलने पहुंचते हैं और वहां अलाउद्दीन नतमस्तक हो जाता है, मतलब घुटने में बैठ कहता है मेरे माई बाप आ गए, सुल्तान आ गए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी परमिशन में देवगिरी लूटने किया। तो जलालुद्दीन उसे गले से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, ये हुआ करता है, अब मुझे पैसा लाओ जो लूट के लाए हो। लेकिन जहाँ वो गले से लगाया होता है तो उसके बाद उसका एक अलाउद्दीन का एक साथी होता है सलीम, उसके पीछे से वार करता है, जलालुद्दीन को पीछे से चूरा घोंप देता है। तो जलालुद्दीन बोलता है ए अलाउद्दीन, ये ए दुष्ट अलाउद्दीन, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, ऐसा बोलता है और नाव की तरफ भागता है। लेकिन नाव की तरफ भागते उसका दूसरा जो साथी होता है वो उसको सर धड़ से अलग कर देता है, सर को सर कलम कर दिया उसका, जलालुद्दीन का। अब देखिए ये बात पद्मावत मूवी में दिखाई गई है कि अलाउद्दीन 1296 में सत्ता पर बैठता है, सुल्तान बनता है और एक भाले में जलालुद्दीन का सर गाड़ के पूरे राज्य में घुमाता है, ये बताने के लिए कि मैंने सुल्तान को विजय प्राप्त कर ली है। ठीक, 1296 में जलालुद्दीन मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन उसके पास बैठता है गद्दी में। ठीक है, तो सिंपलेस्ट था जलालुद्दीन का कैरियर। पर ये इसको जो हाईलाइट हुआ वो अपने लिए इसलिए हाईलाइट हुआ कि जो उसकी उदारता की नीति रही, उदारता, विनम्रता, सहनशीलता, हस्तक्षेप और डिफेंसिव जो पॉलिसी थी, इसके कारण ये चर्चा में रहा। तो इसी नीतियों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करें, जिसे हम लोग बोल सकते हैं उसकी वैल्यूएशन। तो पहले तो हम उसकी पॉलिसी पर यही उदारता, जो उसकी उदारता, सहनशीलता, हस्तक्षेप की नीति थी उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए भले ही वो उदार, कोमल हृदय वाला, 70 साल का बूढ़ा, हस्तक्षेप की नीति करने वाला, सबको समन्वय स्थापित करके संगठित करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो गलती कर बैठा, क्योंकि यही उदारवादी नीति, ये सब पॉइंट मैं लिखूंगा नहीं, ये सब बोल रहा हूँ, आप नोटिस करते जाइएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही उदारवाद की नीति उसकी पतन का कारण बन जाती है। कारण क्या होता है, मैंने जैसा बताया, ठग आने लगे थे, असंतोष अमीरों में आने लगा तो उसके अमीर से कॉन्स्पिरेसी करने लगे थे, उसके अनुयायी उसके अगेंस्ट आने लगे थे, जैसे अलाउद्दीन ने रिजल्ट दिया, मार ही दिया उसको। तो इसी नीति के कारण ही उसका पतन हुआ। दूसरा पॉइंट, वो ये बात भूल गया कि जिस सत्ता को तलवार के दम पे हासिल किया गया है, उस सत्ता को तलवार के दम पर ही कंटिन्यू किया जा सकता है, स्थायी किया जा सकता है। उसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई। ठीक है, निरंकुशवाद की नीति तो बलबन ने अपनाई, लेकिन उसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई कि जिसको जो करना हो करे, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं कोई जो अपने मन से जो कुछ करना चाहे करे, मैं कुछ नहीं हस्तक्षेप करूँगा। यही नीति उसके पतन का कारण बन जाती है। ओके, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या वह वास्तव में उदार था? क्या वह वास्तव में उदार था? क्या कोमल हृदय वाला था कि बुढ़ापा आते आते दिमाग थोड़ा सा हिल गया था कि इससे क्या उदारता करने लगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वह वास्तव में उदार नहीं था, क्योंकि इतना कहा जाए, इतना उदार होता तो सिद्धि मौला के साथ जो किया, कभी किया होता? नहीं किया था। जो उसने हिंदुओं के हिंदू मंदिर तोड़वाए, जैन हिंदू मंदिर तोड़वाए, किया क्या? नहीं किया, क्योंकि वो उदार नहीं था। ये सिर्फ एक दिखावे की नीति थी कि कहीं ना कहीं अमीर दिल्ली की जनता उसके अंदर विद्रोह ना करते, जिसके कारण उसे अपने सुल्तान की सीट छोड़नी ना पड़ जाए। इस कारण वो उदारता का सिर्फ दिखावा कर रहा था, वास्तव में उदार नहीं था। ठीक, तीसरा पॉइंट, क्या वह कायर? देखिए उदारता उसकी वास्तव में थी, ठीक, जो उसकी नीति थी उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब क्या वो कायर था? नहीं, बिल्कुल कायर नहीं था। मैंने बताया उदारता तो उसकी दिखावे की नीति थी। कायर था ना? बिल्कुल कायर नहीं था। एक ऐसा आदमी जिसने मंगोल को पूरी तरह नियंत्रित कर रखा था, एक अपनी जब सीमा में सुरक्षा में लगा था, एक ऐसा सुल्तान जिसने मंगोल को संधि करने पर मजबूर कर दिया, एक ऐसा सुल्तान जिसने
अपने अलाउद्दीन के नेतृत्व में या खुद भी जाकर कई सैन्य अभियान किए थे। यह एक ऐसा सुल्तान जिसने दिल्ली सल्तनत में या भारतीय इतिहास में अभी तक पहली बार तुर्की, गैर तुर्की और भारतीयों को सम्मिलित रूप से दरबार में जगह दी थी। ये कहा जाए, अब कॉमन सी बात है, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की सरकार बने और वो हर पार्टी के समर्थकों को मंत्री बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य किया जलालुद्दीन फिरोज ने कि उसने तुर्की, गैर तुर्की और भारतीयों सबको अपने दरबार में जगह दी, समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश की। ये एक बहादुरीपूर्ण कार्य था। तो पहला कार्य था मंगोलों को कंट्रोल किया, मंगोलों को संधि स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, भारतीयों में तीनों एंगल से गैर तुर्की और भारतीयों को कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की कोशिश किया। सिद्दी मौला के साथ गया, वो उसकी कायरता का प्रतीक नहीं माना गया, कितनी निर्दयता से उसे मारा था। फिर हिंदुओं के जैन मंदिरों को भी धुलवाया था, कहीं कायरता की नीति, कायर नहीं था, एक सैनिक के रूप में जिसने जीवन स्टार्ट किया हो और लास्ट में वो कायर कहा जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन बस वो दिखावे की नीति के कारण उसको दुर्बलता का प्रतीक मान लिया गया। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी हैं और समरी के रूप में ये बता सकते हैं कि जलालुद्दीन एक ऐसा सैनिक था, सैनिक में वीरता की, ऑफेंसिव नीति खेला। जब सुल्तान बन गया तो थोड़ा सा डिफेंसिव पॉलिसी में आ गया। उसी डिफेंसिव पॉलिसी के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसी ने ये साबित किया था कि प्रतिभा के दम पर ही आप सुल्तान सत्ता में बन सकते हैं, और अपने जब तक आपके हाथों में सत्ता संभालने की ताकत होती है तब तक आप सुल्तान बन सकते हैं, और वो अपनी नीतियों पर चल नहीं पाता है, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी उसको मार देता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अब हम अलाउद्दीन खिलजी पे पढ़ेंगे। अलाउद्दीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ खिलजी वंश का एक ही कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका डायलॉग मैंने बोला था मूवी के स्टार्टिंग में ही कि सुल्तान बनने के लिए इरादा और गर्दन दोनों मजबूत होने चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग अलाउद्दीन के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो होंगे अलाउद्दीन के बारे में, काफ़ी अच्छी नीतियों पे चर्चाएं करेंगे, उसकी नीतियां क्या क्या थी, कैसे उसने अपने शासन को कंट्रोल करके पूरी तरह रखा हुआ था। पद्मावत तो एक उसका एक छोटा सा जीवन का एक किस्सा है, जिस पर हम लोग भी लाइट डालने की कोशिश करेंगे, क्या था वो पॉइंट, है ना, जो रियलिटी क्या थी उस पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज के बारे में अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो अवश्य पूछिए। याद रखिएगा, आज संविधान के मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में सरकारी नौकरी में आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान दिए गए हैं, सिर्फ आर्टिकल का नाम बताना, उसके सब आर्टिकल का नाम बताना। और दूसरा क्वेश्चन है, किस आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, कितनी रिट जारी करता है, उन सभी के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मुझे बताइए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए